अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द क्लास ऑफ ट्रेस एविडेंस। इस सेमेस्टर में आप लोग जो फोरेंसिक्स का बेसिक कोर्स पढ़ रहे हो, एक ही है, वो है ट्रेस एविडेंस। मेमोरियल फार्माकोलॉजी जो है वो ज़्यादा मेडिकल से रिलेटेड हो जाती है। जो बेसिक कोर्स फोरेंसिक साइंसेस का है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का है, वो है ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमें बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में जो एविडेंस मिलता है क्राइम सीन के ऊपर, उसके बारे में स्टडी करना है। ट्रेस एविडेंस क्या होता है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी पता है। हमने इसकी कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और किस तरह इसको लेकर जाना है, कलेक्ट करना है, लैब में लेके जाना है, ये सब कुछ पढ़ा है। लास्ट सेमेस्टर में क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में हमने ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं विद रिस्पेक्ट टू क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। इस वाले जो सेमेस्टर है, इसके अंदर ट्रेस एविडेंस को आपने इस हवाले से पढ़ना है कि अब इसको कलेक्टर प्रिजर्व तो कर लिया है, जब हम इसको लैब में लेके जाते हैं तो तब उन ट्रेस एविडेंस के ऊपर कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक्स अप्लाई होती हैं, कौन कौन सी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, कैसे उसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्टिंग कैसे होती है। मतलब वो इन ट्रेस एविडेंस को, फॉर एग्जांपल अगर ग्लास है तो हम उस ग्लास से क्या कुछ फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, लैब के अंदर उन सारे के सारे ट्रेसेस के साथ क्या होता है, ये सब कुछ हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है इस सेमेस्टर में। तो अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आपको पता है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इट्स ट्रेसेस। क्या होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो जब भी कोई पर्सन किसी भी जगह के ऊपर हो तो कोई ना कोई चीज़ का ट्रांसफ़र वो कर रहा होता है। और क्राइम की सूरत में क्राइम से इन्वेस्टिगेटर का काम क्या होता है कि वो उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स तक को भी प्रिजर्व कर ले, इकट्ठा कर ले, आइडेंटिफाई कर ले और उसको लैब में ले जाए और फिर वहाँ से हमें हेल्प होती है किसी भी लीगल केस को रिजॉल्व करने में। तो ट्रेस एविडेंस क्या होता है? एनी मटीरियल, कोई भी ऐसा मटीरियल जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हो और जो क्राइम सीन के ऊपर रह गया हो, वो क्राइम सीन के ऊपर भी रह सकता है, वो विक्टिम की बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, वो असाइलेंट की बॉडी के ऊपर भी हो सकता है, मतलब जो क्रिमिनल है उसकी बॉडी के ऊपर, और उसकी मदद से हम कोई ना कोई केस रिजॉल्व कर सकते हैं। वो सारे के सारा मटीरियल कहलाता है ट्रेस एविडेंस। अब ट्रेस एविडेंस जो होता है वो ट्रेस एविडेंस जो होते हैं, मतलब एविडेंस है ये, वो हमें क्या कुछ एसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। वो हमें एसोसिएट करने में हेल्प करते हैं, डिफरेंट जगहों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सी जगह के ऊपर एक्चुअली क्राइम हुआ है। हमने पिछली सेमेस्टर में देखा था कि एक होता है हमारे पास प्राइमरी क्राइम सीन और फिर होता है सेकेंडरी क्राइम सीन। तो हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है? विद द हेल्प ऑफ ट्रेस एविडेंस, जो हमारे पास वहाँ पे एविडेंस मिलता है उससे हमें पता लगता है। ट्रेस एविडेंस जो होते हैं वो एसोसिएट करने में हेल्प करते हैं कि कौन कौन से इंसान इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वेपन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और किस जगह के ऊपर ये हो सकता है। तो उनको क्लू करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में हमें क्लू मिल जाते हैं एविडेंस की मदद से। ट्रेस एविडेंस इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, जी आप सब लोगों को पता है, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल एडमंड लोकार्ड ने दिया था, जिन्होंने कहा था एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स इट्स ट्रेसेस। अब ये जो प्रिंसिपल है वो हमें दो बातें बताता था कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट होता है दो चीज़ों के दरमियान में, जैसे कि अगर मैं डाइस के ऊपर हाथ रख रही हूँ तो डाइस की मिट्टी मेरे हाथों के ऊपर ट्रांसफ़र हो रही है और मेरे हाथों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो डाइस के ऊपर लग रहे हैं। तो हर कॉन्टैक्ट अपना कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल करता है। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है, इट्स अ टू वे प्रोसेस। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जब मैं किसी चीज़ के ऊपर हाथ रखूँगी तो उस चीज़ से भी कुछ ना कुछ मेरे हाथ पे लगेगा और मेरे हाथ से कुछ ना कुछ उस चीज़ के ऊपर लगेगा। और हर कॉन्टैक्ट, जो भी चीज़ का मैं कोई भी कॉन्टैक्ट आप करते हो किसी चीज़ के साथ, आप उस ज़मीन के ऊपर चल रहे हो, चाहे आप किसी सीट के ऊपर बैठ रहे हो, आप लेट रहे हो, आप जो है जहाँ से भी गुजर रहे हो, आप अपना कोई ना कोई ट्रेस छोड़ कर जाते हो उस जगह के ऊपर। और वो जो ट्रेस एविडेंस है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में है। और अगर इन्वेस्टिगेटर जो है उस चीज़ को डिटेक्ट करने में कामयाब हो जाए तो आपका क्राइम जो है वो सॉल्व हो सकता है, आपका क्राइम जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है और आपको सज़ा मिल सकती है। तो एडमंड लोकार्ड ने प्रिंसिपल जो दिया था उसके दो फेजेस थे कि हर कॉन्टैक्ट जो है वो अपना कोई ना कोई ट्रेस छोड़ता है, और जो ट्रेस छोड़ने का जो प्रोसेस है वो टू वे प्रोसेस है। आपकी बॉडी के ऊपर भी कुछ ना कुछ लगा रह जाएगा और आप जिस जगह के ऊपर से गुजरे हो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ छोड़ कर जाओगे। तो इट्स अ टू वे थिंग। इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल जो हम ले सकते हैं वो ये है कि सेक्सुअल असॉल्ट का केस या फिज़िकल असॉल्ट का केस।
इसमें हम ये देखते हैं कि देखो अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो असाइलेंट है और जो विक्टिम है और इवन जो प्लेस है, जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पर एविडेंस का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। क्या होगा, विक्टिम की बॉडी से आपको सलाइवा भी मिल रहा होगा, क्रिमिनल का, असाइलेंट का सीमन भी मिल सकता है, ब्लड भी मिल सकता है और तमाम के तमाम बायोलॉजिकल सैंपल्स जो हैं, इवन हेयर भी हैं, वो भी मिल सकते हैं, बाइट मार्क्स मिल सकती हैं, विक्टिम की बॉडी के ऊपर भी मिल सकती हैं। इसके अलावा जो असाइलेंट है उसकी बॉडी के ऊपर भी विक्टिम की चीज़ें मिल सकती हैं, उसके हेयर मिल सकते हैं, उसकी स्किन के टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ मिल सकते हैं, उसका भी ब्लड मिल सकता है, असाइलेंट के कपड़ों के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर, इवन जिस जगह के ऊपर ये क्राइम सीन हो रहा है, जो कमरा है, अगर बेड है तो उसकी बेड शीट जो है वहाँ पर भी आपको सीमन, सलाइवा, इस तरह के सारे निशान और ब्लड के निशान मिल सकते हैं। तो अब इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर तीनों चीज़ों के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ, विक्टिम के ऊपर भी कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई, असाइलेंट के ऊपर भी हुई और उस प्लेस के ऊपर भी हुई। तो तीनों जगहों के ऊपर, तीनों चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र हुआ। तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेस एविडेंस हो रहा है और उन ट्रेस एविडेंसेस को जब हम देते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको मैच करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि व्हाट हैपन और किस टाइम हुआ होगा और कैसे हुआ होगा। ये सब कुछ हमें पता लगाने में हेल्प हो जाती है। अब ट्रेस एविडेंस को जो है वो स्टडी करने का हमें क्या फ़ायदा है, हमें एविडेंस को कलेक्ट करने का क्या फ़ायदा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास एविडेंस होंगे तो ये हम उस क्राइम सीन को रिजॉल्व कर सकेंगे, हम कोर्ट में साबित कर सकेंगे कि ये देखें ये कंट्रोल सैंपल है और ये जो है ये सैंपल हमें क्राइम सीन से मिला है और ये इसके साथ मैच हो रहा है, इसका मतलब है ये इसी का पीस है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अननोन चीज़ों को नोन चीज़ों के साथ, इस तरह कंट्रोल सैंपल के साथ सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल में क्या एक्चुअल सिचुएशन हुई होगी। अब जो ट्रेस एविडेंस होते हैं वो ब्रॉड टर्म के अंदर अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं। नॉर्मली एविडेंस क्या होते हैं, दो तरह के एविडेंस होते हैं, फिजिकल एविडेंस होते हैं और बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। बायोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या हुआ, वो सारे के सारे बॉडी के सिक्रीशन जैसे सीमन, सलाइवा, ब्लड, हेयर, हमारे स्किन सेल्स, हमारे टिश्यूज़, इस तरह की सारी चीज़ें, हमारा पसीना, ये सब कुछ जो होगा, जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं बायोलॉजिकल एविडेंस में, जिसमें सीरोलॉजी आ जाती है सारी की सारी। जबकि नॉन बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर तमाम के तमाम फिजिकल एविडेंस आ जाएंगे, जैसे ग्लास का टूटना, पेंट और फिंगरप्रिंट्स, इस तरह की सब चीज़ें नॉन बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर आ जाएंगी। ये तो बिल्कुल ही सिंपल बातें हैं, ये हमने पिछले 3 सेमेस्टर से हम ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी हम इंशाल्लाह इसको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ आपको आता है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं कर रही हूँ। अच्छा जी, बायोलॉजिकल एविडेंस कौन से होंगे? बायोलॉजिकल एविडेंस वो सारे के सारे होंगे जो ह्यूमन बींग्स या एनिमल या प्लांट सोर्स से रिलेटेड होंगे। जैसे कि ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के टिश्यूज़ या स्टेन्स का मतलब क्या होगा, दाग धब्बे। अब दाग धब्बे किस चीज़ के हो सकते हैं, कपड़ों के ऊपर, ब्लड के हो सकते हैं, वो सीमन स्टेन्स हो सकते हैं, वो सलाइवा के स्टेन्स हो सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इवन वॉमिट हो सकती है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो सकता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ का फ्लूइड हो सकता है। ये इन केसेस में होगा जहाँ पर सीवियर डैमेज हुई होगी बॉडी, मतलब अच्छी खासी पिचक गई होगी, तो वहाँ पे इस तरह का मटेरियल बाहर आ सकता है ना बॉडी से। तो जितना भी बॉडी का मटेरियल, बॉडी के सिक्रीशंस हैं, वो सारी की सारी आएंगी बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। इधर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेन्स कपड़ों के ऊपर भी लगे हुए हो सकते हैं। जैसे हमने पिछली दफ़ा में बहुत सारा कुछ पढ़ा था कि अगर कोई बेडशीट के ऊपर कोई स्टेन है तो हमें जो है वो ब्लड हो सकता है, जैसे ड्राई ब्लड था और वेट ब्लड था, तो हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी। तो इस तरह स्टेन के फॉर्म के अंदर, दाग धब्बों के फॉर्म के ऊपर भी वो बायोलॉजिकल एविडेंस आपको मिल सकता है, बॉडी फ्लूइड्स आपको मिल सकते हैं। अदर बायोलॉजिकल एविडेंस इसके अलावा और कौन कौन से बायोलॉजिकल एविडेंस हो सकते हैं? ह्यूमन हेयर हो सकता है, स्क्रैपिंग हो सकती है, मतलब कि विक्टिम इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और फिजिकल असॉल्ट, अगर कोई विक्टिम है तो जब उसने किसी अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी तो ऑब्वियसली उसने स्क्रैच करने की कोशिश की होगी अगले इंसान का को अपने आप से छुड़ाने की कोशिश की होगी। तो क्या होगा उस इंसिडेंट में, उसके जो नाखून हैं, उनके अंदर जो स्किन है, उसके अंदर उसके उस क्रिमिनल के एपिथेलियल सेल्स होंगे। जैसे आप किसी को खराश मारते हो तो आपके जो है नेल्स के अंदर वो चीज़ फंस जाती है। तो वो जो सेल्स होते हैं, अगर हमें वो स्क्रैपिंग से, विक्टिम के अंदर से अगर हमने नेल्स के अंदर वाली स्क्रैपिंग अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ से एपिथेलियल स्किन उस असाइलेंट की हमें मिल जाती है। और अगर हमारे पास
सेल मिल जाए और फिर अगर हम उसकी डीएनए एनालिसिस करें, डीएनए प्रोफाइलिंग करें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इंडिविजुअल था। नॉन बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? पर्सनल आइटम्स जैसे टूथब्रश हो गया, और आपकी कीज़ हो गई, जहाँ कहीं कहीं से भी जहाँ से आपके फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें। और इन्वायरमेंट के ऊपर जितनी भी चीज़ें आसपास पड़ी हुई हैं, ग्लास हो गए और पेंट हो गया, इस तरह की सब चीज़ें जो है वो अदर देन बायोलॉजिकल एविडेंस, जितने भी बाकी सारे के सारे एविडेंस आपको क्राइम सीन के ऊपर मिल सकते हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल एविडेंस होंगे, जैसे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ये एविडेंस है। दीज पर्सनल आइटम्स आर, अब देखो आगे उन्होंने वही बताया हुआ है पर्सनल आइटम्स कौन कौन से हो सकते हैं। क्लोथ्स हो सकते हैं, ग्लासेस हो सकते हैं, पर्स हो सकते हैं, टूथब्रश हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। इन्वायरमेंटल मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? थ्रेड्स हो सकती हैं, फाइबर हो सकते हैं, कारपेट की चीज़ें हो सकती हैं, गार्डन के ऊपर जो वेजिटेशन है वो हो सकती है, इवन सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं जो आपके कफ्स के अंदर या पैंट के अंदर, पैंट के जो नीचे होती है, क्या मैं बता रही हूँ, जो इसकी पौंचा होता है उसके अंदर अगर कहीं फंसे हुए हों, या फिर हमारे पास जूतों के अंदर कहीं गया हुआ हो, तो वो सारे के सारे नॉन बायोलॉजिकल एविडेंस हो सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं? बॉटल हो सकती हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं, बुलेट्स हो सकती हैं, पैलेट्स, वेपन, इस तरह की सब चीज़ें जो क्राइम के ऊपर आपको मिलती हैं अदर देन द बायोलॉजिकल थिंग्स, वो सारी की सारी नॉन बायोलॉजिकल या फिजिकल एविडेंस में आती हैं। अब हमें ये भी पता है कि जब भी क्राइम सीन के ऊपर हमें कोई क्राइम सीन के ऊपर हम जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाके एविडेंस को कलेक्ट करते हैं। और कलेक्शन के हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे, हर चीज़ को कलेक्ट करने का अलग तरीका है। फिर हम उसको प्रिजर्व करते हैं, मतलब हम उसको इस तरह से पैक करते हैं, सील करते हैं, डिस्पैच करते हैं, और फिर हम उसको लैब में भेज देते हैं उन एविडेंस को, ताकि लैब में इसलिए भेजते हैं ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो सकें और हमें फिर रिजल्ट जनरेट होकर मिल जाए। तो अभी ये इस लेक्चर में और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैब से पीछे वाली सारी की सारी बातें पढ़ेंगे, मतलब कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे और ट्रेस एविडेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और उसके बाद से ये पूरा का पूरा कोर्स यही है कि आपने लेबोरेटरी में एनालिटिकल टेक्निक सीखनी है, कि जैसे हेयर है तो हेयर एनालिसिस कैसे कैसे होती है, वो सारी की सारी पढ़नी है। ग्लास एनालिसिस कैसे होती है, उसके ग्लास अगर क्राइम सीन में मिलता है तो हम उसका कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये ग्लास कौन सी ग्लास का पीस हो सकता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। और अगर हमारे पास पेंट मिलता है तो उसकी एनालिसिस कैसे होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस सेमेस्टर के अंदर पढ़नी है। आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारे पास वही बात थी जो मैंने बता दिया कि कलेक्शन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एविडेंस की कलेक्शन करते हैं क्राइम सीन के ऊपर से या विक्टिम की बॉडी के ऊपर से, या फिर हम अगर कहीं पे रेड डाल रहे हैं तो वहाँ से जो है लोगों के ऊपर से, सस्पेक्ट्स के ऊपर से हम मटीरियल उठाते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं और फिर उसको लैब में भेज देते हैं। अब ये सर का सारा का जो काम है, द स्टडी ऑफ ट्रेस एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्री लैब वर्क और लैब वर्क। लैब में एनालिसिस करने से पहले हमें बहुत सारे और काम भी करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप एविडेंस को पहले आप जाओगे उस जगह के ऊपर, उस जगह के ऊपर जाने से पहले आपको जो है कोई वारंट, अगर किसी इंसान को पकड़ने के लिए जा रहे हो तो पहले आपको उसका वारंट लेना है। अगर आप किसी सस्पेक्ट के ऊपर से कोई चीज़, सस्पेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करने लगे हो, उसका रिमांड लेने लगे हो, तो पहले आपको उसका भी वारंट लेना है। फिर उस बंदे से अगर कोई चीज़ उसके कंट्रोल सैंपल ले रहे हो तो आपको उसको पहले बताना है कि भाई ये चीज़ें हम आपसे ले रहे हैं और यहाँ इस पोर्शन से लेंगे, और फिर आप लोगे। तो मतलब प्री लैब वर्क आपको करना होता है, और फिर जाके वो एविडेंस जो है आप प्रिजर्व करते हो, उसको आगे भेजते हो, और फिर लैब के अंदर उसकी एनालिसिस होती है। प्री लैब वर्क जो है, अब लैब के अंदर काम करने से पहले वाला जो काम है उसके अंदर जो 2 तरह से वो भी डिवाइड होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब कि वो तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शन जो जनरली आपको करने होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि क्राइम सीन के ऊपर किस तरह जाना है और कौन कौन सी चीज़ का ख्याल रखना है, तो ये सारा कुछ जो रूल्स होंगे वो जनरल रूल्स होंगे। जबकि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होंगे? स्पेशल इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने का ख़तरा है या बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, आग लगने का ख़तरा है, तो आप खुद से जाके नॉर्मल पर्सन वहाँ पर जाके एविडेंस कलेक्ट नहीं करना शुरू कर देते हैं। हमने यही पढ़ा था ना लास्ट सेमेस्टर में भी कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहाँ पे स्पेशल केसेस होते हैं वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस आती हैं और फिर वो करती हैं। जैसे कि अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट है या आपको बॉम्ब मिला है तो आप उसको खुद डिफ्यूज़ करने नहीं बैठ जाओगे, बल्कि आप स्पेशलाइज पर्सन को बुलाओगे जिसको पता होगा कि इसको डिफ्यूज़ कैसे करना है, और फिर वो आके करेगा। या अगर किसी पेट्रोल पंप के अंदर एक धमाका हुआ है और आपको पता है कि वहाँ पर दूसरा धमाका हो
सकता है। तो आपका पहला काम ये होगा कि एविडेंस नहीं कलेक्ट करने, लोगों को साइडों पे करना है, और फिर वहाँ पे प्रॉपर टीम आएगी, और अगर वहाँ पे टीम नहीं आ रही तो इवन कॉल करके आप पूछोगे कि इस सिचुएशन में क्या करना है, और फिर जैसे वो आपको बताएंगे वैसे आप काम करोगे। तो वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्री लैब वर्क के अंदर उन्होंने ये बातें आगे बताई हुई हैं कि जो हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या हैं। किसी भी जगह से कलेक्ट करने के लिए चीज़ें, सबसे पहले तो आपको अथॉरिटी की रिक्वेस्ट चाहिए होगी, आपको उसका मजिस्ट्रेट या जो भी पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ से रिटर्न में लिख के लाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे रेड मारने लगे हो, यहाँ से लेने लगे हो। रिटर्न कंसेंट लोगे आप उस इंसान का, उसके सिग्नेचर्स कराओगे, उसके थंब इंप्रेशन लोगे, जहाँ जिससे आप कलेक्ट करने लगे हो अपना, जिससे आप जिसको आप सस्पेक्ट समझ रहे हो या उससे कलेक्ट करने लगे हो या उसके घर को छानबीन करने लगे हो इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उनसे भी रिटर्न कंसेंट लेना होगा। अगर वो मानेंगे तो ही आप एंटर होते हो उनके घर में, वरना वैसे नहीं आप जा सकते। और फिर आपने, अगर आपको कोई पर्सन मिल गया जिसके ऊपर आपको शक है, तो आपने उसकी भी टोटल आइडेंटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन रिटर्न में लेनी है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नोट करने, जैसे शनाख्ती कार्ड होता है, आइडेंटिटी, तो इस तरह आपने वो सारा कुछ भी लिखना है कि आप सही जगह पर ही पहुँचो, आपको यही पर्सन मिला है। तो हर चीज़ की रिटर्न इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है। अच्छा जी, फिर आपने जो स्पेसिमेंस कलेक्ट करने हैं, अब ये वो केस बताया जा रहा है जिसके अंदर आपने किसी पर्सन के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप कोई सस्पेक्ट है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है। तो अब जब आपने उस इंसान से कोई स्पेसिमन कलेक्ट करना है, हो सकता है आपने सेक्सुअल असॉल्ट का केस है जैसे कि, तो आपने उस सस्पेक्ट से जो है, जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि उन केसेस के अंदर किस तरह कलेक्ट करते हैं डेटा बॉडी के ऊपर से, तो वो अगर करना है तो आपको स्पेसिमन कलेक्ट करने से पहले उस इंसान को पूरी तरह बताना है कि हम कौन कौन सी पोर्शन से क्या क्या आपका इकट्ठा कर रहे हैं, कौन सी जगह से कलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी साइट होगी, कितनी क्वांटिटी में हम वो चीज़ लेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, आपको टोटली उस इंसान को पहले बताना है ताकि वो फुली प्रिपेयर हो जाए। और उसके बाद जो है आपको स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए उस पर्सन के ऊपर से भी, और अगर आप किसी घर में भी घुसे हुए हो तो वहाँ पर भी आपने जब जाना है तो पहले जब आप रिटर्न इन्फॉर्मेशन उसको दोगे कि भाई हमारे पास मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर्स हैं कि हम आपके घर का रेड ले कर सकते हैं, तो फिर तब भी आपने उस इंसान को पहले बताना है कि हम कौन कौन सी चीज़ें ढूंढना चाह रहे हैं और हम कहाँ कहाँ जाएंगे, हम किस क्वांटिटी में आपके घर से कौन कौन सी चीज़ उठा कर लेके जाएंगे, मतलब कुछ अपने बताना है। और आगे भी उन्होंने ये बताया हुआ है कि अब जब आपने स्पेसिफिक कलेक्ट करने हैं उस घर में से, तो भी उसके 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज़ है ओवरव्यू फेज़, फिर है डिटेल रिकवरी फेज़, फिर है रिकवरी फेज़, और फिर है रिव्यू फेज़। कि मतलब सबसे पहले आपने आपको ओवरव्यू फेज़ का मतलब ये है कि पहले आपको नो हाउ होनी चाहिए कि असल में केस क्या है, केस आपने टोटली स्टडी किया हो, आपको ऑलरेडी पता हो कि आप क्या चीज़ को ढूंढ रहे हो, और फिर आप जो है ये सारा कुछ करोगे। डिटेल डिस्कवरी रिसर्च फेज़ का मतलब ये हुआ कि अब आपने डिटेल रिसर्च में, जैसे मैंने आपको बताया था क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर के डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए आप क्राइम सीन के अंदर घुसते हो और फिर जो है वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, जिस पर्सन ने कौन सी चीज़ कलेक्ट करनी है और कौन से मेथड के साथ आपने ये सब कुछ कलेक्ट करना है, वो आप लोगों को आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होता है। और फिर आप डिटेल्स सर्च करते हो, डिटेल्स से सर्च करने के बाद फिर आप सारी चीज़ें उठा लेते हो, और फिर एट द एंड भी आप दोबारा से एक दफ़ा नोटिसफाई करते हो कि सारा कुछ, जितना कुछ भी आपको चाहिए था वो आप कलेक्ट कर ही लिया है ना, और फिर तसल्ली करने के बाद फिर आप उस जगह से वापस जाते हो। यही बातें आगे बताई हुई कि ओवरव्यू फेज़ में क्या होगा, एग्जामिनर जो है वो पहले टोटली उस केस के बारे में जानता होगा, डॉक्यूमेंटेशन उसको पता होगी, हर एक चीज़ उसको पता होगी, और डिटेल डिस्कवरी सर्च फेज़ के अंदर वो हर एक चीज़ को आगे पीछे करके उठा के अंडरनीथ ऊपर नीचे हर जगह से कलेक्ट करेगा डेटा। रिकवरी फेज़ के अंदर स्पेसिमेंस को कलेक्ट करने के बाद आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर उसकी फ़ोटोग्राफी की जाएगी और फिर उसको पैक किया जाएगा। और रिव्यू फेज़ के अंदर वो पहले तसल्ली कर लेंगे कि हर एक एविडेंस जो कि चाहिए था उन्होंने उठा लिया, और तभी वो वहाँ से जाएंगे। अब आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो स्पेसिमेंस होंगे या जो एविडेंस होंगे आपको क्राइम सीन के ऊपर से मिलेंगे, या आपको उस घर में से मिलेंगे, या आपको बॉडी के ऊपर से मिलेंगे उस पर्सन की, वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। मतलब नॉर्मल ट्रेस एविडेंस या बायोलॉजिकल एविडेंस जो कि वो किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो ड्राई भी हो सकते हैं, वो वेट भी हो सकते हैं, वो मिक्स भी हो सकते हैं। अगर जो है ड्राई होंगे तो क्या होगा, आप उसको जो है ड्राई एविडेंस, जैसे अगर ब्लड है तो आप उसको स्क्रैप करके कागज़ में लपेट के भी भेज सकते हो। आप उसको कॉटन स्वैप को
अल्कोहल के साथ थोड़ा सा वेट करके आप उधर से भी उसको सैम्पलिंग कर सकते हो। तो डिफरेंट तरह से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और कौन सा वो एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट काम कर सकते हो। या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ सब कुछ। वेट फॉर्म अगर होगी तो आप क्या कर सकते हो, तो आप अगर कोई चीज़ बिल्कुल गीली है तो आपने कभी भी कोई बेडशीट है या अगर कोई कपड़े हैं तो उसको गीला गीला ही बंद नहीं करना था, क्योंकि ट्रांसफ़र एविडेंस हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा और फाउल स्मेल आएगी और जहाँ तक वो लैब में पहुँचेगा तब तक वो हमारा लॉस हो चुका होगा एविडेंस। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पहले आप उसको वेट जो चीज़ है उसको ड्राई करोगे और फिर उसको जो है पैक करोगे। ये सब कुछ आपको पता है। और अगर मिक्स चीज़ होगी, जैसे अगर कारपेट का पीस है और फिर आप उस कारपेट के ऊपर स्टेन को काट लोगे और उसको भी पैक कर लोगे। पैकेजिंग कैसे करनी होती है, पैकेजिंग करने के लिए भी आपने पहले भी देखा था कि अगर ब्लड सैंपल है तो उसको अलग तरीके से पैक करना होता है, अगर हेयर है तो उसको अलग तरीके से पैक करेंगे। तो वही बातें हैं कि मटेरियल ऑफ द जो भी कंटेनर है उसका मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा होना चाहिए जो इनर्ट हो, वो केमिकली रिएक्ट ना कर जाए उस एविडेंस के साथ। यूजुअली जो है वो ग्लास बॉटल्स रिकमेंड की जाती हैं, लेकिन ग्लास बॉटल्स जो हैं वो क्योंकि वो टूटने का ख़तरा हो सकता है तो हम प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं अच्छी क्वालिटी की। इसके अलावा साइज़ और शेप भी कंटेनर का मैटर करता है। इस इतना बड़ा होना चाहिए वो कंटेनर के आपकी वो जो चीज़ है वो उसके अंदर प्रॉपर्ली प्लेस हो जाए और जगह खाली रह जाए इधर ये कि वो अपनी शक्ल ही ख़राब कर ले जब तक वो वहाँ तक पहुँचे। तो प्रॉपर पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए। इसके अलावा अगर ब्लड वगैरह है, ऐसा कोई सैंपल है जो बायोलॉजिकल सैंपल है, तो जब तक उसको आप ऐसे ही कलेक्ट करके लैब तक नहीं भेज सकते वो ख़राब हो जाएगा। उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आपको वो एविडेंस किस चीज़ की एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिजर्व करना उस एविडेंस को इम्पॉर्टेंट है। दो तरह से आप करते हो, या तो उसको डेसिकेट कर लेते हो, ड्राई आउट कर लेते हो ताकि वो ख़राब ना हो, या फिर आप उसको फ्रीज़ कर लेते हो, बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर ले जाते हो ताकि जो है वो ख़राब ना हो चीज़, वो जो है सेल्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही रहें। अब प्रिजर्वेशन जो है डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट भी होती है। जैसे कि अगर आपको कोई हिस्टोकम्पैटिबिलिटी वाला हिस्टोपैथोलॉजी का एग्ज़ाम करना हो, मतलब कि अगर आपको टिश्यूज़, आपने कोई ऐसा टेस्ट लगाना हो जहाँ पर आपको टिश्यूज़ चाहिए हों, बॉडी के टिश्यूज़ चाहिए हों, तो वहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप नहीं चेक करना, आपने टिश्यूज़ को चेक करना है, उसके ऊपर करना है। तो तब आप जो उसमें प्रिजर्वेटिव डालोगे वो डिफरेंट होगा। उसका काम जो होगा वो हार्ड करना होगा टिश्यूज़ को, ताकि टिश्यूज़ जो हैं वो लैब के अंदर पहुंच सकें। जबकि अगर आपने इसकी केमिकल एग्जामिनेशन करनी होगी ओनली, तो आप और तरह का प्रिजर्वेटिव डालोगे। जबकि अगर आपने उसका ब्लड ग्रुप एनालिसिस करनी होगी तो आप ऐसी चीज़ डालोगे जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ख़राब ना हो। एंटी कोएगुलेंट एजेंट डालना होगा आपको उसके अंदर, जहाँ ताकि ब्लड जो है वो अपनी सेम मिकदार में रहे और फिर उसको फ्रीज़ फॉर्म के अंदर ही आपको लैब तक पहुँचाना होगा। तो डिफरेंट सिचुएशंस डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टेस्ट आपने उसके ऊपर लगाना है, आपको डिफरेंट तरीके से डील करना होता है उस एविडेंस को। एक अच्छी प्रिजर्वेटिव कौन सी होगी, प्रिजर्वेटिव्स मतलब वो ऐसी के सारे केमिकल चीज़ें जो आप उस एविडेंस के अंदर डालते हो, लिक्विड फॉर्म के उस एविडेंस के अंदर, बायोलॉजिकल एविडेंस के अंदर डालते हो, जिससे वो जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो सीमेंस, लावा या स्टेन इस तरह की कोई है वो ख़राब ना हो। उसकी क्या अच्छी एक प्रिजर्वेटिव की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो चीप होनी चाहिए, वो ईज़िली अवेलेबल हो, ऐसी हो जो कि केमिकली रिएक्ट ना कर जाए, उसकी एविडेंस की असल फॉर्म ख़राब ना कर दे और वो इफ़ेक्टिव हो। ये सारी की सारी उसकी बेसिक हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो यूज़ की जाती हैं प्रिजर्वेटिव्स, अगर अब आगे उन्होंने एग्जांपल्स बताई हुई हैं, ठीक है, कि जो है अगर केमिकल एनालिसिस आपने करनी होगी ब्लड की, तो उसके लिए आप जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हो वो होता है सुपर सैचुरेटेड सलाइन सोल्यूशन, मतलब सॉल्ट का सोल्यूशन। जबकि अगर आपने टिश्यू एग्जामिनेशन करना हो तो आप उसके अंदर 10% फॉर्मल सलाइन सोल्यूशन इस्तेमाल करते हो, जिसके अंदर 95% अल्कोहल होता है। जबकि अगर आपने ब्लड ग्रुप एनालिसिस करनी होती है तो आप उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट्स वगैरह डालते हो। आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जितना कुछ मैंने आपको पीछे बताया ना, वही सब कुछ उन्होंने आगे बताया हुआ है कि अगर आपने केमिकल टेस्टिंग करनी होगी तो आप कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे एविडेंस को बंद करने के लिए, जब आप प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल करते हो। ये जनरली उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं ताकि जो हमारे पास हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई ख़राबी ना हो। अगर आपने कोई टिश्यूज़ का टेस्ट करना है तो फिर आप उसको ग्लास बॉटल में उस स्पेसिमेन को डालोगे। अगर सीरोलॉजिकल करना होगा तो भी आप टेस्ट ट्यूब्स का इस्तेमाल करोगे। अब उन्होंने आगे ये बताया हुआ है कि लेबल कैसे करना है, फिर आपने उन वायल्स को जिनके अंदर आपने एविडेंस डाला उनको लेबल कैसे करना है, ये भी आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है।
के जो भी एविडेंस के ऊपर एविडेंस नंबर मेंशन करते हैं, कौन सी जगह से आपने वो एविडेंस कलेक्ट किया वो लिखते हैं, प्रिजर्वेटिव जो भी इसके अंदर डाली है वो होती है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास PMR रिपोर्ट का नंबर डालते हैं, मतलब कि पैरामेडिकल रिपोर्ट जो होगी आपकी उसका नंबर डालोगे, डेट और टाइम डालोगे, किस पर्सन की है वो डालोगे, एग्जामिनेशन क्यों किया है आपने वो रखोगे, अपनी सील लगाओगे, हर एक चीज़ प्रॉपरली लेबल जैसे हम एविडेंस को लेबल करते हैं वही सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन थोड़े और वे में बताया हुआ है। इसके बाद आप क्या करोगे, वो स्पेसिमेन जो है वो जो बॉटल और वायर है उसको अच्छे तरीके से पैक करोगे, उसको सील करोगे, बताओगे कि ऊपर वाली साइड कौन सी है, नीचे वाली साइड कौन सी है, ताकि क्योंकि आपने उसको पैक कर दिया है ना, अब अगला बंदा उसको उल्टी साइड से खोलेगा तो ब्लड अगर हुआ तो वो ब्लड को तो सारा सारा नीचे गिर जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो है वो आप उसको प्रॉपर लेबल करोगे हर एक चीज़ को। इसके अलावा आपने कौन कौन सी चीज़ें उस एविडेंस के साथ लैब में भेजनी है, आपने उस पैरामेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भेजनी है, एग्जामिनेशन क्यों चाहिए, वही चीज़ें जो आपने एविडेंस के ऊपर लिखी है ना, उन सब चीज़ों की असल रिपोर्ट्स भी आपने उसके साथ भेजनी है। और फिर आपने डिस्पैच कर देना है, आपने भेज देना है उस स्पेसिमेन को कि जो है वो अच्छे से वेल पैक फॉर्म के अंदर डिस्पैच आउट कर देना है। और किसकी मदद से आपने जो है उसको, एक मिनट, अच्छा जी, उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कलेक्ट करने के बाद डिस्पैच कर देना है। और द ओनली कंडीशन इन विच स्पेसिमेन आर अलाउड टू कैप्ट इज़ दैट व्हेन द ऑटोप्सी इज कंडक्टेड एट ऑड आवर्स व्हेन द लैब इज क्लोज्ड। अब ये उन्होंने उन सिचुएशन के बारे में बताया हुआ है जहाँ पे आपने पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन की हुई हो। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ही ऑटोप्सी की जाए उसके बाद जो भी आपने उस ऑटोप्सी के नतीजे में जो जो एविडेंस जो मटेरियल निकाला है बॉडी के अंदर से, वो सारा का सारा आपने फ़ौरन से डिस्पैच कर देना है लैब के अंदर, उसके अंदर कोएगुलेंट्स वगैरह डाल के। लेकिन सिर्फ उस कंडीशन के अंदर आप उस एविडेंस को संभाल के रख सकते हो जब लैब उस टाइम बंद हो। फॉर एग्जांपल आपने पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन की, आपने पोस्टमार्टम किया उस चीज़ का रात को, और उस टाइम के ऊपर लैब के ऊपर आप नहीं भेज सकते हो, तो तब तक आप उसको फ्रीज़ करके अपने ही जगह पे रख लोगे और फ़ौरन से जैसे सुबह होगी आप उसको वापस भेज दोगे। सेफ़ स्टोरेज अगर आपने उसको रखना है तो आपने उसको लो टेम्परेचर के ऊपर रखना है वो सारे स्पेसिमेंट्स को। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस था जिसके ऊपर आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई थी, तो उसके अंदर उन्होंने देखा था ना कि पहले उन्होंने एक पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन की थी, उसके बाद उन्होंने जो है वो वाइसराय रिपोर्ट उन्होंने बाद में बनाई थी, समथिंग ऐसे ही था, विसरा रिपोर्ट थी, तो वो काफ़ी महीने बाद बनाई थी। तो वो क्यों कैसे बनी थी, क्योंकि उन्होंने वो जो पोस्टमार्टम जब किया था तब जो स्पेसिमेंट्स थे, जो लंग्स वगैरह उन्होंने निकाले थे, वो सारे सेव करके रखे थे उस रिपोर्ट बनाने के लिए। फिर 2 महीने के बाद उन्होंने वही जो स्पेसिमेंट्स थे उन्हीं को निकाला और उसकी रिपोर्ट दोबारा जनरेट की। तो उन्होंने सेफ स्टोरेज करी थी, लेकिन वो 2 महीने हो चुके थे तो बहुत सारा मटेरियल जो था वो डिग्रेड भी हो चुका था। फिर आपने क्या करना है, स्टोर करने के बाद जब आपने ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से करना है, या तो पुलिस वाले लेके जाएंगे या फिर आप रेलवे के पार्सल के थ्रू भेज दोगे या पोस्टल की तरह, मतलब किसी भी तरह, या तो आप खुद जाके दे आओगे, या फिर आप अगर कोई ऐसी चीज़ है जो खुद से इतनी फ्रिजाइल नहीं है कि खुद से देनी है तो आप उसको TCS वालों से, लेपर्ड वालों से भिजवा दोगे या फिर पुलिस के थ्रू आप वहाँ तक पहुँचाओगे। और चेन ऑफ कस्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता लग जाए कि आपका वो जो एविडेंस है, अब जब आपने कलेक्ट किया और आपने लैब में भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो रहीमिया खान के अंदर कोई केस हुआ, हमने यहाँ पर उसकी पोस्टमार्टम किया और उसके जो स्पेसिमेंट्स हैं आपने पैक किए कम्प्लीटली और आपने उसको लाहौर भेजना है। तो लाहौर भेजने के लिए अब आपको पता है 12 घंटे तो लगेंगे ही, तो अगर आप आज भेजोगे तो वो कल पहुँचेगा, और अब यहाँ से वहाँ तक लेके कौन जाएगा, ये भी हो सकता है कि आप खुद ले जाओ, ये भी हो सकता है कि आप पुलिस को थ्रू या फिर आप मेल वगैरह कर दो। तो लैब आपकी लाहौर में है, तो इस तरह जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब जब आप यहाँ से वहाँ तक भेज रहे हो तो आपको नहीं पता दरमियान में वो एविडेंस खुल भी सकता है और डैमेज भी हो सकता है, और हो सकता है दरमियान में कहीं इधर उधर हो जाए, कोई और चीज़ वहाँ तक पहुँच जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी करना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से इंसान ने उसको पकड़ा हो। चेन ऑफ कस्टडी में क्या होता है, जिस इंसान ने के हाथ में भी वो आता है वो रिटर्न लिया जाता है हर एक चीज़ की, किसने पकड़ा, कितने टाइम तक पकड़ा, कितना एविडेंस यूटिलाइज किया, आगे क्या हुआ, वो सब कुछ चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी होती है। जितनी छोटी चेन ऑफ कस्टडी होगी उतना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि उसने ही कंटेमिनेशन के चांसेस कम होंगे, और जितने ज़्यादा आपको श्योर और कॉन्फिडेंस हो कि इस बंदे ने ही सिर्फ इसको पकड़ा है उतना ही बेहतर है।